हम आज हमारी 12th फिजिक्स के अध्याय 7 को आरंभ कर रहे हैं, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। उसके पार्ट 1 को आज समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे। तो हम आज अध्ययन करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। नया चैप्टर है एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों को समझेंगे। नया चैप्टर है इसलिए इसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ पदों को हम परिभाषित करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड हैं। तीसरी चीज, प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, यानी एसी वोल्टेज यदि सिंगल रजिस्टर पर लगाया जाए तो किस तरह से उसमें धारा बहती है, उसका किस तरह से ग्राफ बनता है, कला आरेख बनता है, उसको समझेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू जो कि 0 होती है, उसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एसी और डीसी को। देखिए डीसी करंट, अब तक आप जितना भी पढ़ते रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पूर्व के अध्यायों में आपने पढ़ा है, वो सब डायरेक्ट करंट कहलाती है। डायरेक्ट करंट वो जिससे आपका मोबाइल चल रहा है। डायरेक्ट करंट वो जो बैटरी से हमें मिलती है, जो सेल से हमें मिलती है। तो सेल से प्राप्त धारा डायरेक्ट करंट होती है, जिसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। ये बैटरी और सेल से हमें प्राप्त होती है। पिछले जितने चैप्टर आपके हैं उनमें आपने डीसी को ही पढ़ा है। ओम्स लॉ पढ़ा आपने, किरचॉफ के नियम पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में भी आपने जो धारा पढ़ी है वो डायरेक्ट करंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब आप पढ़ रहे हैं तब आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को पढ़ा है। जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वही कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग करंट की है। तो देखिए, दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, लेकिन परिमाण इसका बदल सकता है। परिमाण में चेंज हो सकता है, इसका मान कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये इस तरह से इसका करंट का डीसी का ग्राफ आता है। देखिए आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये एक सीधी रेखा आती है टाइम के साथ। इसमें इसका मान चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा, दिशा नहीं बदलती। तो इसको हम कहते हैं दिष्ट धारा। ये डीसी की परिभाषा है, इसको आप नोट कर लें। डीसी का जो सिंबल है आप अब तक यूज करते रहे, ये सेल का सिंबल है। इसमें जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। इसमें और लाइंस बना दी जाएं तो वो बैटरी का सिंबल होता है। तो डीसी सोर्स का जब हम सिंबल लगाते हैं, संकेत बनाते हैं किसी सर्किट में, विद्युत परिपथ में, तो हम इस तरह से उसको प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की, जो कि इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए हमारे घरों में जो धारा सप्लाई हो रही है, जिससे हमारा पंखा चल रहा है, जिससे हमारा फ्रिज चल रहा है, जिससे आपका कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सब अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए घरों में हमारे पास दो तरह के उपकरण होते हैं। एक उपकरण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहलाते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक्चुअली में डीसी से चलते हैं। आप सोचते होंगे मोबाइल में चार्जिंग का हमने प्लग लगाया और मोबाइल चार्ज होने लगता है, लेकिन मोबाइल चार्ज होता है तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की डिवाइस है चार्जर में, ठीक है। ट्रांसफार्मर के साथ डायोड लगा हुआ है। इन सारी चीजों को आप आगे पढ़ेंगे। तो वो डीसी से चलता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम डीसी पे बेस्ड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे आपको फ्रिज दिख रहा है, ये फ्रिज जो है वो एसी से चलता है। तो घरों में जो सप्लाई होती है, जो तारों के माध्यम से हमारे पास आती है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को क्यों ज्यादा है या ज्यादा इसका उपयोग होता है, उसका कारण यह है कि एसी जो वोल्टेज है उसको ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से हम एक वोल्टता से दूसरी वोल्टता में बदल सकते हैं। यानी यदि कम वोल्टता है, निम्न प्रत्यावर्ती विभव को हम उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदल सकते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर की मदद से, और अपचाई ट्रांसफार्मर की मदद से हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा यह है कि लंबी दूरी तक इसका भेजना, इसका संप्रेषण आसान होता है और यह डीसी से कम खर्चीला है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज है, 50 साइकिल पर सेकंड है। तो एसी की सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ लें। वो ये है कि वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से पीरियडिकली बदलते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा।
ये आधे चक्र में धनात्मक होती है और आधे चक्र में ऋणात्मक होती है। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरा चक्र ये है। इसमें ये जो पीक आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव पीक है, ये धनात्मक चक्र कहलाता है और ये ऋणात्मक चक्र कहलाता है। ये दोनों चक्र मिला के प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूरा होता है। तो टाइम के साथ आप इसका वेव डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें ये 0 से पहले प्लस में मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, फिर न्यूनतम होती है, फिर नेगेटिव साइड में ऋणात्मक में अधिकतम होती है और फिर शून्य होती है। तो 2 बार इसका मान एक चक्र में अधिकतम होता है, एक बार पॉजिटिव पीक में, एक बार नेगेटिव पीक में। इसका मतलब यह है कि 50 साइकिल यदि पर सेकंड हमारे घरों में आवृत्ति है तो 50 बार AC प्लस होती है और 50 बार माइनस होती है। जो बल्ब है वो 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। सवाल ये, लेकिन हमें तो जलता दिखता है, कारण हमारी दृष्टि निर्बंधता है। हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि इतनी ज्यादा हर्ट्ज की आवृत्ति के फ्लक्चुएशन को वो समझ सके, इसलिए हमें बल्ब जलता दिखाई देता है। अब AC का सिंबल क्या होता है? AC को आप बहुत सारे सर्किट आप पढ़ेंगे, उसमें AC सोर्स को आप लगाएंगे, AC प्रत्यावर्ती स्रोत को आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका सिंबल क्या होगा? ये ऐसा, इस तरह से S बना देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? AC का सोर्स हो जाएगा। बहुत सारे सर्किट इस पूरी यूनिट में आपको पढ़ना है, सर्किट थ्योरी ही है। ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध केवल लगा हो और उसके सिरों पर AC वोल्टेज लगा हो तो कितनी धारा बहेगी, उसमें कलांतर क्या होगा। केवल कैपेसिटर वाला सर्किट, संधारित्र लगा हो, केवल इंडक्टर लगा हो यानी कॉइल लगी हो, प्रेरकत्व जिसको कहते हैं, फिर 2 वाले RC सर्किट, LC सर्किट, फिर 3 वाले LCR सर्किट, इन सारों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, आप करेंगे। तो AC को का जो समीकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो समीकरण ये है, I बराबर I सफिक्स m साइन ओमेगा t। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, जिसमें IM जो है इस धारा का अधिकतम मान है या शिखर मान है, मैक्सिमम वैल्यू है इस करंट की, या I नॉट। IM और I नॉट दोनों एक ही चीज है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है कुंडली के घूमने की। देखिए, AC और प्रत्यावर्ती AC धारा का आपने समीकरण देख लिया, वैसे ही समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का होगा। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, बिल्कुल वैसे ही। वह वोल्टता या वोल्टेज जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ये पीरियडिक हो गया। 11th में आपने आवर्ती गति पढ़ी है। जब समय के साथ गति दोहराई जाती है तो उसको आवर्ती गति कहते हैं, पीरियडिक कहते हैं। तो यहां भी ये पीरियडिकली अपने साइन को चेंज करती है, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, आगे फिर यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये दिशा बदलता है। तो वोल्टेज का समीकरण कैसे आप लिखेंगे? V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t। इसमें ये VM शिखर मान है या अधिकतम मान है, या इसको आप लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V नॉट V0 साइन ओमेगा t। अब इसके और तरीके हैं वोल्टेज को लिखने के, वो क्या है? देखिए, एक समीकरण तो आप ये ध्यान रखें, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, आपकी बुक में आपको यही मिलेगा, या आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। अब देखिए, ओमेगा कुंडली के घूमने की कोणीय आवृत्ति है या कोणीय वेग है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन हमने पिछले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा है, जनित्र पढ़ा हुआ है। तो कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वही प्रेरित धारा जिसका दिशा बदलती है वही AC जनरेटर में उत्पन्न होती है, वही AC कहलाती है। तो कुंडली एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है उसको उसका कहते हैं आवर्तकाल। तो कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। तो एक चक्कर में जो कुंडली घूमेगी तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। और एक चक्कर घूमने में लगा समय क्या होगा? कैपिटल T। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई, और टाइम की वैल्यू क्या हो गई? टाइम पीरियड कैपिटल T। तो हम इन दोनों समीकरणों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। ये आवर्तकाल है और ये उस इंस्टेंट ऑफ टाइम है, वो क्षण है जिस पर हमने इस वोल्टेज को लिखा है। देखिए, जब भी आप AC सर्किट करेंगे तो वोल्टेज का सूत्र लिखेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी या VM साइन ओमेगा टी। यहां पर जो V है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उस क्षण पर वोल्टेज का मान है, तात्क्षणिक मान है, ये टोटल मान नहीं है।
उसका औसत मान तो 0 होता है, उसके लिए हम RMS निकालते हैं। तो सबसे पहले कुछ पदों को आप समझ लें जो इस पूरे चैप्टर में आपके काम आएंगे, वो कौन कौन से हैं। इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा के ये समीकरण हो जाएंगे, ऐसे ही 2π/T हम ओमेगा की जगह लिख देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आयाम या शिखर मान, जिसको अधिकतम मान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका शिखर मान या आयाम कहा जाता है। मैंने जैसे कि कहा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक चक्र में 2 बार अधिकतम होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहां ये जो इसका पीक है, ये जो वैल्यू है वोल्टेज की, ये वोल्टेज का शिखर मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम Vm कहेंगे। यही है, इसी तरीके से जो वेव डायग्राम बनता है वो करंट का बनता है, यहां I लिख देंगे। तो यहां मैक्सिमम जो आएगा वो Im होगा या I0 होगा। तो शिखर मान I0 ध्यान रखें, या I सफिक्स m, Im। इस तरह वोल्टेज का हो जाएगा। आवर्तकाल को हम समझ लेंगे, दूसरी परिभाषा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेती है, उस समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। यह आवर्तकाल की सिंपल डेफिनेशन आपने आवर्ती गति में और वृत्तीय गति में 11th में पढ़ी है। तो ये समय कौन सा हुआ? जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर पूरा करती है, वही समय क्या होता है? आवर्तकाल। तो प्रत्यावर्ती धारा भी एक चक्र में उतना ही समय लेती है। तो कुंडली का कोणीय वेग यदि ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? 2π/T। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा। ये उसका फार्मूला है, इसको आप नोट करें। आवर्तकाल का सूत्र है 2π/ओमेगा। दूसरी चीज आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, पर सेकंड जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, उन्हें उसकी आवृत्ति न्यू कहते हैं। कई बार इसको स्मॉल f से भी शो करते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन हम न्यू से इसको शो करेंगे। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, जैसे हम ओमेगा को यूज करते हैं, थीटा को यूज करते हैं, फाई को यूज करते हैं, अल्फा को यूज करते हैं, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। तो न्यू है। आवृत्ति हमेशा आवर्तकाल की उल्टी होती है, ठीक है। तो ये न्यू को हम लिख सकते हैं 1/T। अब कैपिटल T का सूत्र क्या था? अभी हमने पढ़ा 2π/ओमेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। 2π/ओमेगा का उल्टा होगा ओमेगा/2π। तो इस तरह से न्यू का ये फार्मूला है। भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज, यानी उसका 50 हर्ट्ज वैल्यू होती है, हर्ट्ज उसका मात्रक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओमेगा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2π न्यू। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके समझे बिना आपको सर्किट समझ में नहीं आएंगे, वो है कला और कलांतर, फेज एंड फेज डिफरेंस। देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, हम विद्युत धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला लिखते हैं I = I0 sin ओमेगा टी। साइन के साथ जो एंगल आ रहा है, जो कोण आ रहा है, वही उसको हम कहते हैं उसका फेज, उसको कहते हैं कला। अब किसी एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आवृत्ति के बराबर होती है, लेकिन धारा और वोल्टेज एक ही समय पर अपने अधिकतम मान को प्राप्त करें, यह आवश्यक नहीं है। सभी सर्किट में ऐसा नहीं होगा कि धारा और वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम एक्वायर करें। वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। पहले को अग्रगामी कहते हैं, बाद को पश्चगामी कहते हैं। लेकिन जब दोनों राशियां एक ही क्षण पर, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अधिकतम मान, जिसको हम शिखर मान कहते हैं, वो प्राप्त करती हैं, तो उनको कहते हैं हम वो समान कला में हैं, सेम फेस में हैं। यानी आपके दोनों कोण बराबर आएंगे। वोल्टेज में जो आप साइन ओमेगा टी लिखेंगे उसमें भी ओमेगा टी आएगा, धारा में लिखेंगे उसमें भी ओमेगा टी आएगा, तो ये कहलाएगा कि वो समान कला में है। तो उनके समीकरण कैसे होंगे बच्चे? यदि I और V समान कला में है तो इनके इक्वेशन इस तरह से होंगे, V = Vm sin ओमेगा टी, या हम इसको लिखते हैं V = ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो धारा का आंसर हमारा आएगा I = Im sin ओमेगा टी, या ये आएगा I = I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए, यहां ओमेगा टी वैल्यू है फेज की, कला की, वोल्टेज में और धारा में भी यही है, ठीक है। तो ये कोण यदि समान है तो हम ये कहेंगे कि ये समान कला में है, ठीक है। इसका वेव डायग्राम हम देख लेते हैं। इस तरह से डायग्राम बनता है। ये देखिए, इसमें ये पीक बन रहा है धारा का और ये पीक बन रहा है वोल्टेज का। एक ही समय पर ये अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं प्लस में, एक ही समय पर ये अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं माइनस में।
धारा का नीचे बना है, वोल्टेज का ऊपर बना है। उसका भी कारण है, देखिए I बराबर होता है V अपॉन R, तो V में हम R का भाग दे रहे हैं तो I की वैल्यू वोल्टेज से क्या आएगी, कम आएगी। कम आएगी तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे बनेगा। तो इस तरह से ये समान कला का ग्राफ है। इन सारे सर्किट को हम समझेंगे। दूसरी बात, यदि धारा वोल्टेज V से अग्रगामी है, आगे चल रही है, पहले अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है, तो उसके समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई और V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यदि करंट ये है, आगे चल रही है, तो यहां कोण में कुछ ना कुछ प्लस होगा, वो π/2 हो सकता है प्लस में, या 90 डिग्री यहां लिखा हो सकता है। तो इन दोनों की कला का अंतर क्या होगा, वो फाई होगा। ओमेगा टी प्लस फाई में से आप ओमेगा को माइनस करिए तो क्या आएगा, फाई आएगा। तो फाई को हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। यही फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम साइन ओमेगा टी यहां लिखेंगे, धारा आगे चल रही है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इस तरह से ये अग्रगामी के समीकरण है। और इसका वेव डायग्राम क्या होगा, कला आरेख क्या होगा, इस तरह से देखिए, ये धारा का ग्राफ है और ये वोल्टेज का है। धारा देखिए वोल्टेज से पहले अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है, ये इस टाइम पर मैक्सिमम हो रही है, ये इस टाइम पर मैक्सिमम हो रहा है। यहां देखिए, यहां आपको क्लियर समझ में आएगा, ये धारा का ग्राफ है, ये पहले मैक्सिमम हो रहा है और ये वोल्टेज है, ये बाद में मैक्सिमम हो रहा है। तो वोल्टेज, इसका मतलब है धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, फाई कोण अग्रगामी है, या यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से फाई कोण पश्चगामी है। ये π/2 का से बनाया है। तीसरी चीज एक और आपको समझना है पश्चगामी का। यदि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है तो यहां माइनस आएगा कोण में, वो π/2 भी हो सकता है। तो ये देखिए वोल्टेज का समीकरण, ये धारा का समीकरण इस तरह से आएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि हम इसको ओमेगा टी लेते हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फाई आएगा। ओमेगा टी माइनस माइनस ओमेगा टी माइनस फाई। तो इस तरह से, और इसका ग्राफ ये होता है। यहां पर ये नीचे से शुरू किया जाता है ग्राफ। तो पश्चगामी है, तो पश्चगामी है तो बाद में मैक्सिमम होगी, ये पहले मैक्सिमम हो गया, ये बाद में अधिकतम होगा। तो इस तरह से कला और फेज डिफरेंस की ये कॉन्सेप्ट है। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं, एक सर्किट करेंगे, प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी वोल्टता में धारा कितनी होगी। प्रश्न ये आएगा कि केवल प्रतिरोध पर यदि एक एसी वोल्टेज लगाया गया है तो उसमें बहने वाली धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए एक ओमीय प्रतिरोध है R, इसके सिरों पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज को हम अभी समझे कैसे लिखते हैं, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। किसी क्षण t पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, क्षण t पर बहने वाली धारा I है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र क्या लिखा हमने, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि यदि धारा I हो तो ओम का नियम आप पढ़े हैं, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से आप इस वैल्यू इसमें रख दीजिए तो ये आ जाएगी I इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये वी एम अधिकतम मान है, ये कांस्टेंट है, और आर भी स्थिर रहेगा, कांस्टेंट है। तो वी एम अपॉन आर की जगह हम लिख सकते हैं आई एम। ये आई एम जो है ये धारा का शिखर मान कहलाता है, इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। तो वी एम अपॉन आर की जगह हमने क्या लिख दिया, आई एम लिख दिया। अब आप इन दोनों समीकरणों को देखिए तो आप देखते हैं वोल्टेज हमने अप्लाई किया, एसी वोल्टता लगाई, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और सर्किट में हमें ओम्स लॉ से या किरचॉफ का लूप नियम लगाएं तो हमें ये फार्मूला बिना I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आप इसमें देख रहे हैं ये दोनों के कोण समान है, यहां भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, यानी ये दोनों समान कला में है। यदि हम इसे आलेखित करें, यदि हम शुद्ध प्रतिरोधक के सिरों पर लगाई गई वोल्टता और धारा को समय के फलन के रूप में आलेखित करें, इस तरह से एक ग्राफ बनाएं, वो ग्राफ कहलाता है ज्यावक्रीय। ये साइनोसॉइडली ग्राफ है, साइन कर्व कहते हैं इसको, ये साइन वक्र है। तो इसमें V और I दोनों एक साथ जीरो अधिकतम और न्यूनतम स्थितियां प्राप्त करते हैं। ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये धारा का है, ये धारा मैंने कहा बाद में आएगी क्योंकि वो V एम अपॉन आर होती है। जब किसी चीज का भाग देंगे तो इसकी वैल्यू वोल्टेज से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये करंट का ग्राफ है,
ठीक है। और ये धारा का ग्राफ है। इसमें देखें धारा और वोल्टेज एक साथ जीरो की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं और एक साथ अधिकतम की और एक साथ न्यूनतम की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये समान कला में है, इनका फेज समान है। तो यदि ये सिद्ध करने आता है कि सिद्ध कीजिए कि ओमीय प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में एसी वोल्टेज और एसी धारा समान कला में होते हैं, तो आपको यहां तक करना है। यहां से ये प्रूफ हो जाएगा इस साइन कर्व से, इस ग्राफ से, ये उसका वेव डायग्राम कहलाता है कि वो सेम फेस में है। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की एवरेज वैल्यू की। देखिए आपने अभी समझा कि प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्र उसका ये होता है, ये प्लस का पीक और ये माइनस का पीक। ये आधे चक्र में पॉजिटिव है और आधे चक्र में निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान 0 होता है, एवरेज वैल्यू 0 होती है। हम इसको प्रूव भी करेंगे। देखिए एवरेज वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन आप घरों में जो धारा आ रही है वो कौन सी वैल्यू है, ये भी तो मन में प्रश्न उठता है कि वो है क्या। इन सूत्रों में जो आई है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, उस क्षण की करंट है, ठीक है। आई नॉट जो है या आई एम है वो मैक्सिमम करंट है, अधिकतम वैल्यू है उसकी। एक और वैल्यू होती है जो हमारे घरों में मीटर से जिसको नापा जाता है वो IRMS कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसको हम आगे समझेंगे, पहले हम औसत मान को प्रूफ कर दें कि ये 0 होती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए किसी क्षण t पर परिपथ में बहने वाली धारा I है, तो फॉर्मूला तो हमारा होगा I = IM sin ωt। अब यदि हम ये मान लें कि बहुत अल्प समय dt में परिपथ में बहने वाला आवेश dq है, तो आप जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट उस क्षण पर क्या आ जाएगी, I = dq/dt। इससे हम dq निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, dq बराबर क्या आएगा, I/dt। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये तो यहां तक हम आ गए। यदि कोई राशि टाइम का फंक्शन है, यदि फलन टाइम का फंक्शन है, तो उसका एवरेज कैसे निकलता है, उसका इंटीग्रेशन करिए 0 to t टाइम पे और इंटीग्रेशन dt का भाग दे दीजिए, टाइम का भाग दे दीजिए। तो मध्यमान हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला ये है। एवरेज को, औसत को इन दो कोष्टकों में लिखा जाता है, या सिंपली आप एवरेज लिख सकते हैं। आई एवरेज निकालेंगे तो आई के बगल में ए भी लिख देंगे तो आई एवरेज हो जाएगा। तो ये औसत निकालने का सूत्र है। फंक्शन जो कि t का फंक्शन है, कोई राशि है, इसका औसत निकालना है तो 1/T 0 to t लिमिट में इसका समाकलन करेंगे ft dt। इसको हम ft एवरेज भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले का उपयोग करके हम औसत मान निकालेंगे। तो ये हमारे पास दो चीजें हुई, I = IM sin ωt, dq = I dt, और ये हमारा फार्मूला हुआ। अब हमें क्या करना है, ये एवरेज है, ये औसत है, औसत का सूत्र है, ये दो कोष्टकों के बीच में I लिख दीजिए, ये औसत मान है I का। इसको I सफिक्स ए भी लिख सकते हैं, तो आप कोष्टक ना लगाएं, तो यहां क्या लिख दें, ए भी लिख दें। लास्ट में हम आपको बताएंगे, आपकी बुक में आपको यही मिलेगा। तो 1/T 0 to t I dt, पूरा आवेश जो एक चक्र में प्रवाहित हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, I dt। ठीक है, तो इस पूरे आवेश को एक चक्र में निकालेंगे, I की वैल्यू इसमें रख देंगे। I की वैल्यू क्या है, IM sin ωt। IM कांस्टेंट है, अधिकतम मान है, इसको बाहर ले लीजिए। तो सिंपली sin ωt का हमें समाकलन करना है। अब आप जानते हैं, आप समाकलन पर गणित में आ गए होंगे, गणित वाले छात्र, लेकिन बाकी के छात्रों के लिए मैं बता दूं, ये समाकलन का सूत्र है। sin x का समाकलन -cos x होता है, ठीक है, लेकिन sin nx का समाकलन -cos nx/m होता है, -cos nx/n। मतलब यहां यदि x के साथ कोई राशि है, मान लीजिए sin 5x का समाकलन आपको करना है, तो वो आएगा -cos 5x/5। इसका फिर से समाकलन होता है nx का, तो nx का समाकलन होगा तो n आएगा। और लिमिट यदि लगी है तो ये कोष्टक के बाहर हम क्या है, इन लिमिट्स को लगाते हैं। लिमिट खोलने का तरीका है, पहले अपर लिमिट यहां x की जगह भराएगी, फिर एक माइनस का निशान लगेगा और फिर लोअर लिमिट भराएगी। तो आप समाकलन कर दीजिए। तो इस sin ωt का समाकलन क्या होगा, -cos ωt, और ωt का समाकलन ओमेगा, तो ये नीचे आ गया, IM/T यहां है ही, 0 to t ये लिमिट आ गई। इन लिमिट को हम क्या करेंगे, ωt को पहले, ओमेगा को और बाहर ले लीजिए, तो ये समस्या बटेगी, खत्म हो जाएगी। तो हमने IM/ωt इसको लिख लिया। अब cos ωt 0 to t ये लिमिट है, लिमिट को हम खोल देंगे। अपर लिमिट को हमने इस स्मॉल t की जगह भरा, तो ये आ गया ωt माइनस
माइनस कॉस 0 माइनस, और यहां माइनस और लगेगा एक माइनस और लगेगा, तो माइनस कॉस, ये 0 लिमिट आ गई और यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला आ गया, ये इतना हमने कर लिया, माइनस कॉस ओमेगा टी और प्लस कॉस 0। ठीक है, माइनस ये लगा हुआ है, माइनस माइनस, एक माइनस लिमिट के बाद लगता है, तो प्लस कॉस 0 आ गया। अब टी का मान आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो इस कैपिटल टी की जगह हम क्या रख देंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये जो कैपिटल टी दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी जगह भी रख सकते हैं, लेकिन यहां रखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। इस ओमेगा से इस ओमेगा को हम कैंसिल कर देंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस कॉस 2 पाई, और cos 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहां आ जाएगा माइनस कॉस 2 पाई प्लस 1, तो इसकी जगह -1, माइनस ये लगा हुआ है, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई एम अपॉन ओमेगा टी इंटू 0, 0 में 0 का गुणा होगा इस पद में, इस क्वांटिटी में, तो पूरी क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई का जो औसत मान है, एवरेज मान है, वो क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमने प्रूफ कर दिया। आई एवरेज भी इसको लिख सकते हैं, आई सफिक्स ए बी इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एसी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझा है, और इसमें आपने जो जो समझा है उनके अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। पहला, एसी और डीसी दोनों को आपने समझ लिया है, तो एसी और डीसी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। प्रत्यावर्ती धारा से दूसरा प्रश्न है, संबंधित निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, आवर्तकाल, आवृत्ति और औसत मान। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि केवल प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ में किसी क्षण धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, और सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। इन प्रश्नों को करिएगा, अपने टीचर से समझिएगा,